नमस्कार, ज्ञानोत्सव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज थोड़ा सा जो हमारे कंटिन्यू विषय चल रहे थे पॉलिटी और ज्योग्राफी, उससे हटके थोड़ा सा आज विषय समझते हैं, टॉपिक देखते हैं। विषय में अगर जोड़ना चाहो तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें आप जोड़ सकते हो, या फिर इसको एक अलग जैसे कि विश्व की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे करके आप अपनी इसको नोटबुक बना लें। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को, और ये क्यों लेके आ रहा हूँ जनरली ऐसा है कि इस टाइम यूएन जो है थोड़ा चर्चित बना हुआ है। जैसे उसमें जैसे बात किया जिस हिसाब से जिस उद्देश्य इसको बनाया गया था वो उद्देश्य के लिए काम तो आ नहीं पा रहा है, प्रासंगिक बन नहीं पा रहा है अपना, इसमें सुधार की मांग भी हो रही है। फिर भारत तो लगातार सुधार की मांग करते ही आ रहा है बहुत टाइम से। G4 जो ग्रुप है ना, तो ये चीज़ हमें पता भी है। तो लेकिन हम थोड़ी सी प्रक्रिया अंदर की समझ लेते हैं, संरचना इसके अंदर की समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे इसमें काम होता है। हो सकता है आपको नया जानने को मिलेगा। वैसे अमूमन बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि 193 सदस्य हैं जी जनरल असेंबली में, है ना, महासभा में। उसमें परमानेंट 5 पता है आपको, नॉन परमानेंट पता होंगे, ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन कुछ अंदर की चीज़ें हैं अगर शायद ना पता हो तो उसमें पता चल जाएंगे, जो थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा रोचक भी लगेगा आपको जानने में। तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे देखो इसमें अगर ध्यान रखना थोड़ा एक चीज़ है, 24 अक्टूबर को इसको यूएन डे मनाते हैं हम लोग। तो क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, थोड़ी स्पीड का ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएन डे मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 51 देशों ने पहले पेरिस के बाद में 50 थे, बाद में ये पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे आगे। तो टोटल 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस टाइम ये बनाता है इस दिन को, तो इसलिए हम इसको यूएन डे बोलते हैं। बाकी इसका जो लोगो है वो ऐसे करके है ना, जो ऐसे करके यहाँ पे ये जो शाखाएँ हैं एक वृक्ष की, उसका ध्यान रखना, वो जैतून के वृक्ष है। तो क्वेश्चन बन गया कि जो यूएन के लोगों में यानी कि एम्बलम में या प्रतीक में वो जो शाखाएँ हैं वो कौन से वृक्ष की हैं, तो जैतून के हैं। ठीक है ना। बलूत अगर दे दें तो कुछ दे दें, जैसे आपको जर्मेनी अगर ध्यान हो, जैसे अगर हिस्ट्री आपने देखी हो तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो वो जर्मेनिया का जो चित्र है, जो जर्मेनिया से तलवार लेके पकड़ी है, जो जर्मन के रूस बनाए, जैसे फ्रांस में मारियाना थे और जर्मन में जर्मेनिया, तो तलवार लेके पकड़ी, तो उसमें ऐसे शाखा लिपटी थी, वो भी किसकी, जैतून के वृक्ष की, यानी कि शांति की चाह के लिए कि शांति हो जाए। लेकिन बाद में तलवार भी पकड़ी है कि अगर आएगी तो विक्रांति के लिए भी है और शांति के लिए वो जैतून। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग वनडे एग्जाम्स के से बनाई जा सकती हैं। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है, उसके बाद में वो युद्ध नहीं रोक पाया, वो युद्ध रोकने के लिए बना था कि बाद में ऐसा कोई युद्ध ना हो। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया, अब फिर बना संयुक्त राष्ट्र संघ कि भैया अब तृतीय विश्व युद्ध तो ना हो। हालांकि तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि विश्व में तो युद्ध चल ही रहे हैं, तो इसको तृतीय विश्व युद्ध बोल दो, अलग अलग लड़ रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, आपको पता है। फिर चाइना ताइवान की तरफ कर दे तो और हो जाएगा। फिर इजराइल पैलेस्तीन वो सब चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान वो ऐसे चल रहे हैं। तो ये सब तो चल रहे हैं। अब ऐसे करके तो किसको बोलेंगे हम तृतीय विश्व? तो ये रोकने में सफल रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, इसकी संरचना क्या है, इसके ऊपर क्यों लांछन लगता है कि भैया ये थोड़ा पश्चिम देशों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है ये संस्था, ऐसा क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं कि क्यों पश्चिम देशों की तरफ इनकी ज़्यादा रुख है, जो झुका हुआ है, तो वो हम समझते हैं। अभी पहले हमें देखो मोटा मोटा आपको पता ही है कि ये 6 अंग हैं इसके, यूएन के 6 अंग, यूएन हम बोलेंगे इसको यूएन, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशन को क्या बोलेंगे, यूएन। तो इसके 6 अंग कौन कौन से? महासभा, इसको आम सभा भी बोलते हैं, यानी कि जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को जीए शॉर्ट में लिख दिया मैंने अभी। और सुरक्षा परिषद का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, इसको ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जिसमें परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 है, ये भी हम समझेंगे क्या है। और फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, सामाजिक लिखा, सामाजिक परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय डॉट बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आईसीसी से अलग है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है। फिर एक अंग है इसका न्यासता परिषद, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। बाकी एक सचिवालय है, ये अलग 6 अंग है। लेकिन हम जो आज फोकस रखने वाले हैं वो 2 पे अंग पे फोकस रखने वाले हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद पे। ये हम बाद में किसी दिन पढ़ लेंगे, ये 4 अंग हैं, लेकिन ये उतने काम के अभी हमारे बचते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं अभी इनको इरेज कर देता हूँ कि ये हैं तो, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भी एक अलग से इसका यूएन का लेके आएंगे जो लेक्चर, वो थोड़ा बड़ा होगा उसमें समझने के लिए, तो हम उसमें ठीक से समझेंगे इसको। ठीक, अभी हमने इसको गायब कर देते हैं। तो अभी हम समझते हैं 6 अंगों के, हम 6 अंगों में प्राइमरली इन 2 अंगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये 2 अंग देखते हैं। जनरल असेंबली मोटा मोटा आप लोगों को पता ही है। और जनरल असेंबली के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जीए का मतलब जनरल असेंबली, 193 देश हैं,
शुरुआत में 51 थे, ठीक है, बाद में 117 हुए, 193 अब हो गए, तो 193 अब की बात कर रहे हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है 193 में। आपको पता है कि ये इनका काम क्या है, मतलब एक तो पहले तो ये समझो ये सब बराबर हैं, ठीक है, सब देश बराबर हैं, सबको एक वोट डालने का अधिकार है, वीटो शक्ति यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यानी कि वीटो की पावर होती है वो इसमें नहीं है। और क्या चीज़ है कि जो इनका काम अगर देखा जाए कामकाज क्या है कि कौन सा नया सदस्य बनना है, किस सदस्य की इनकी सदस्यता खारिज करनी है, बजट अलॉटमेंट कैसे, मतलब बजट कितना हो, फिर अब जो इनकी विभिन्न एजेंसियाँ हैं यूएन की उनके बीच में कैसा सामंजस्य बनेगा, समन्वय बनाना है, उनके बीच में बजट को बांटना है, ऐसे बहुत सारे काम को मानवाधिकार देखना है, ठीक है, पूरे विश्व में। तो ये बहुत सारे काम ये जनरल असेंबली देखता है, काम का बोझ इनके ऊपर ज़्यादा है, ठीक। भाई सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, यहाँ 193 सदस्य हैं, यहाँ है 15 सदस्य, ठीक। 15 सदस्य में ये तो पता ही आपको P5 बोलते हैं, जो 5 है परमानेंट, ठीक, और 10 है नॉन परमानेंट, ये सब आपको पता है। हम लोग बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं कि है क्या। तो ये 5 परमानेंट और 10 ऐसे हो गए। तो और ये भी पता है जो 10 मैंने लिख रखे वो यहाँ पे 10 कैसे कैसे आते हैं, 5 आते हैं एशिया और अफ्रीका से जो नॉन परमानेंट है। ये तो स्थायी है, तो स्थायी कौन कौन है ये पता होगा आप लोगों को, USA, UK, ठीक है, और रशिया, ये 3 तो पता ही होंगे, और भी सब पता है, मतलब चाइना और फ्रांस भी, ये सब आपको पता ही है, ठीक। तो चाइना और फ्रांस ये 5 स्थायी है, इनके पास वीटो है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये वीटो पावर, वीटो के बारे में भी पढ़ेंगे, रोचक मजा आएगा थोड़ा सा। और ये क्या हो गया, मतलब अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग लगेगा शायद यहाँ पर, अगर आप ये सब चीज़ें पता होंगी तो बोरिंग लग रहा होगा, और नहीं पता होंगी तो अलग बात है। जिसको बिल्कुल नहीं पता है फिर उसके लिए एक यूएन, उसके लिए क्या, वैसे भी यूएन का मैं एक बाद में लेक्चर बड़ा सा बनाने वाला हूँ, उसे विस्तार से एक चीज़ अच्छे समझेंगे। जिसको नहीं पता है ये सब चीज़ें तो वो वाली वीडियो देख ले तो उसको और समझ में आएगा, ठीक। और जिसको ये पता है वो थोड़ा सा रुक जाए, अभी आगे और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो ये जो चीज़ हो गई, तो ये चीज़ समझने वाली बात ही हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें 10 में से आपको पता है 5 यहाँ से आते हैं, एशिया और अफ्रीका से आते हैं, 2 पश्चिमी यूरोप से आते हैं, ठीक है, तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो देश हैं वहाँ से आएंगे, एक पूर्वी यूरोप से आ जाएगा। तो ऐसे करके 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, ठीक, यानी कि 5, 2, 7, 2 और 1, 9 और 1, 10, ये 10 जो हैं सदस्य, मतलब क्या है हर साल इसमें 5 चुने जाएंगे, और जो एक सदस्य, जो एक देश जुड़ जाएगा वो 2 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा, यानी नॉन परमानेंट 2 साल तक बना रहेगा। बाकी इसके अध्यक्ष बनते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं, ठीक है, A to Z के हिसाब से बनते हैं और महीने बने जाते हैं अध्यक्ष। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, वो हम लोग बाद में समझेंगे कभी, लेकिन अभी जो मेरे को कोशिश इसमें कि इसकी संरचना कैसी है। तो आपको पहले जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल समझ में आया। इसका काम तो बहुत बड़ा है, इसके पास जो काम है यानी कि ये बहुत सारे काम देखता है, ये बहुत सारे काम। और सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, सिर्फ एक काम कि आपको देखना है सुरक्षा खतरे में ना हो, बस, यानी कि सुरक्षा और खतरे में है, सुरक्षा खतरे में ना हो, अगर सुरक्षा खतरे में है तो ये बीच में आएगा। अब सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कहीं पे सुरक्षा से युद्ध हो रहा है, आतंकवाद की वजह से कोई युद्ध हो रहा है वहीं पे सुरक्षा खतरे में है। सुरक्षा खतरे का मतलब किसी प्रकार से सुरक्षा खतरे होंगे, जैसे मान लिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है अगर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा आहत हो रही है, क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, ठीक है, रेफ्यूजी शरणार्थी वाला वो क्राइसिस हो रहा है। ऐसे कोई भी जो संकट जो सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक, तो वो भी हम उसको भी इसमें देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी इसमें आ सकता है, रेफ्यूजी भी इसमें आ सकता है, ठीक है, ना कि कोई लड़ाई हो रही है वहीं पर वही वाली बात आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सुरक्षा का मतलब मुद्दा एक ही देखेगा लेकिन इसके अंदर थोड़े से अलग बन जा रहे हैं, लेकिन इसका मुद्दा सुरक्षा करते हैं। बाकी इसके पास तो बहुत सारे कामकाज हैं ही, हमें पता ही है। तो अब समझना ये है कि जनरल असेंबली और फिर सिक्योरिटी काउंसिल में अंतर क्या है, ठीक है। अगर थोड़ी अंतर की बात करनी है तो इसमें अंतर है क्या, जनरल देखो मेन चीज़ है, इसके हमने 6 अंक देखे, अभी 4 अंक को हमने इरेज कर दिया। जनरली हमें जो यूएन जानने को मिलता है न्यूज़ में, वो जनरल असेंबली यानी कि महासभा के बारे में होती है न्यूज़, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में होती है कि इसमें वोटिंग हुई तो क्या हुआ, उसमें वोटिंग हुई तो क्या हुआ। जनरल असेंबली का सेशन अभी होके गुजरा है, आपको पता है, ठीक है। हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने उनको इस टाइम भारत को रिप्रेजेंट किया था, पहले प्राइम मिनिस्टर करने वाले थे, अब उन्होंने किया। तो ये चीज़ आपको उसका सेशन हुआ, उसमें बातें रखते हैं, अपने देश का सदस्य रखते हैं। जैसे इस बार देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू आए तो इजराइल के नेतन्याहू, तो उन्होंने क्या बोला
कि ये देश दिखाया ये अभिशाप देश है और ये वरदान देश है। ऐसे करके जो अपनी बात रखना है जनरल असेंबली में ऐसे बात रख देते हैं कि आके, और वो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है लोगों का कि भाई इस देश की क्या सोच है, कहाँ आगे क्या करना चाह रहा है, तो उससे जनरल असेंबली से बहुत अच्छे से पता चलता है। फिर वोटिंग वगैरह होती है कई टॉपिकों कई मुद्दों पर, वो भी हमें पता चलता है। लेकिन जो इसमें मूल अंतर क्या है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में, वो हमें ध्यान रखना है कि एक मूल अंतर, देखो मूल अंतर की एक तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि वीटो वाली बात है, तो वीटो वाली बात तो है ही है, लेकिन एक बात जो इसमें ये है कि जनरल असेंबली ने अगर कोई चीज़ बताई कि भाई ऐसा होना चाहिए और एक देश को उसमें उस बात कही कि इस देश को ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो इनका जो जनरल असेंबली का है ना जीए का जो है बात, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक, बाध्यकारी इन द सेंस ऐसा नहीं कि अगर आपने हमारा काम नहीं माना जो हमने आपसे कहा गया तो भाई आपके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई होंगी, कार्रवाई नहीं करी जाएगी कुछ भी, बस बता दिया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो रशिया और यूक्रेन का मुद्दा जब जनरल असेंबली में डिस्कस होगा तो वोटिंग होगी इसमें, ठीक, वोटिंग होगी, उसमें कुछ लोग रशिया के सपोर्ट में जाएंगे और कुछ लोग यूक्रेन के सपोर्ट में जाएंगे, कुछ लोग एब्सटेन कर देंगे, ना हम इधर है ना उधर है। ऐसे 3 प्रकार से वोटिंग कर सकते हैं, या तो यस करो या नो करो या एब्सटेन करते हैं। तो कई मामलों में इंडिया ने एब्सटेन किया है, कई मामलों में सपोर्ट दिखाया है, कई में नो करा है, तो वो भी करा है। तो ऐसे कर वोटिंग होती है। उसके बाद में बताया जाता है तो रशिया के अगर खिलाफ आ रही है वोटिंग जनरल असेंबली में रशिया और यूक्रेन के, तो रशिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनरल असेंबली की बात तो मानने वाली बात ही नहीं है। कोई एक कह दिया कि भाई मान लो तो मान लो, अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे ऐसा आपके। बाकी इंडिविजुअल अलग अलग देश अपना एक्शन ले सकते हैं कि हम रशिया से बात करना छोड़ देंगे, हम रशिया से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो इंडिविजुअल देश अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जनरल असेंबली में कोई वोटिंग हो उसके खिलाफ है, जनरल असेंबली ऐसा कुछ नहीं करेगी, यूएन ऐसा नहीं करेगा कि भाई रशिया पे ऐसा कर देते हैं वैसा करते हैं, सब देश चलो मिलकर रशिया पे ऐसा करें, वोटिंग ऐसी आई है, क्योंकि उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई सिक्योरिटी काउंसिल की बात आएगी तो ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की बात आएगी तो इसमें क्या है कि अगर इसमें कुछ ऐसा पारित हो जाता है उसके बाद में फिर क्या है, यूएन के जो सदस्य देश हैं वो उनको यूएन को उस पर एक सैनिक कार्रवाई हो सकती है उस देश पे जिस देश के खिलाफ मतलब प्रस्ताव निकाला गया है, अगर वो मानेगा नहीं तब। लेकिन इसमें पेच फंस जाता है, आगे केस में वो फंस जाता है, प्रस्ताव कैसे पारित होगा इसकी हम वही समझेंगे, तो वो आपको रोचक लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें सैनिक भी भेजे जा सकते हैं, जो यूएन के ब्लू हेलमेट्स होते हैं वो, या फिर सभी देशों से ऐसा कह दिया जा सकता है कि भाई इन पर सैंक्शन वगैरह लगाए, या फिर यूएन के सैंक्शन अलग लगेंगे, उस पर बहुत चीज़ होती है। बाकी इंडिविजुअल देश तो अपने करते हैं, जैसे यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया पर, है ना, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो मूल अंतर क्या, तो ध्यान रखना है कि जो निर्णय आएगा बाद में वो उसको कार्रवाई करेगा उसके ऊपर, नहीं तो इसके निर्णय मत मानो, आप पे कार्रवाई नहीं होगी, इसका निर्णय नहीं मानोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ये अंतर है। बाकी वीटो का अंतर तो है ही, उसमें वीटो नहीं है, इसमें वीटो है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन वीटो के तो वो एक संरचना मतलब एक प्रक्रिया बीच में चल रही, प्रोसीजर बीच में चल रहा है, तब वीटो की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मूल अंतर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा सा समझें अगर कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या फंडा है क्या नहीं, तो वो और क्लियर हो जाएगा ज़रा। इसकी शायद आवाज़ बहुत तेज़ आती है ना, मैं इसको कपड़े से साफ़ करता हूँ जरा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में जैसे बात करते हैं लोग, उपलब्धियों की बात करते हैं कि यूएन की हाँ उपलब्धियाँ तो हैं भाई, ठीक है, इन्होंने निशस्त्रीकरण को रोका है, ठीक है, और मतलब ये भी बताते हैं कि युद्ध होने से तो रोक ही दिया है, विश्व युद्ध जो भी नहीं हो रहा है वो तो नहीं हो रहा है, यूएन रोक लिया। विफलताओं में बताते हैं कि विफलताओं में इसमें अगर बात करें तो यूएन की हम लोग जो आज डिस्कस करने आए विफलता में देखने आए हैं कि विफलता क्या है। वो विफलता एक है आर्थिक तौर पे विफलता हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। आर्थिक तौर पे विफलता का मतलब क्या है, ये तो वर्तमान स्वरूप है और ये भी हम समझेंगे ये है क्या, ठीक है, ये अभी रोक के रहें। तो आर्थिक तौर पे विफलता की बात ये है कि जैसे यूएन का जो खर्च है, जब यूएन का आर्थिक यूएन चलेगा कैसे, मतलब यूएन जो है, यूएन का मतलब समझा रहा ना, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूएन चलेगा कैसे भाई, कोई अगर किसी देश ने कोई संस्था बनाई तो अपने हिसाब से अपना पैसा देता रहेगा, चला बजट में अलॉटमेंट देगा कि भाई जैसे शिक्षा के लिए इतना बजट निकालना है, डिफेंस के लिए इतना बजट निकालना है। तो अगर यूएन किसी देश ने अपने बनाया होता अलग तो उसके लिए बजट निकालता, लेकिन ये तो न किसी देश से ताल्लुक रखता ही नहीं है, तो ये सब देशों को सामंजस्य लेकर चलना है। तो इसमें जो इसका खर्चा वर्चा वो कौन चलाएगा, खर्चे की बात हो रही थी। तो जब मेन चीज़ खर्चे की जब बात आ रही थी तो खर्चे तो इंसान अभी ये बहुत सारे मुद्दे डिस्कस करे गए कि चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, अगर मान लो कि 100 रुपये खर्च हो रहा है इसमें,
ठीक है। इसके खर्चे में साल भर में 100 रुपये खर्च हो रहा है। इसकी जो बहुत सारी एजेंसी हैं उन सबको देना है, पैसा देना है, फिर बहुत जगह क्योंकि पैसा देना इन द सेंस है तो वो काम कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब वो जहाँ पे जाएंगे तो जैसे यूएन बहुत सारा काम करता है ना, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, तो उस चीज़ों में वो पैसा तो लगेगा उसमें, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो बात हो रही है यहाँ पे कि 100 रुपये जो है, अगर मान लो 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 100 रुपये में ऐसा मान लिया कि भैया सब लोग बराबर बराबर बांट लो, मतलब 193 है तो सब बराबर बराबर बांट लो, तो सब बराबर बराबर यानी सबको 1-1 रुपये के हिसाब से बांट दो, जितने पड़ रहे हैं भाग लगा के, तो ऐसे करें सब बराबर बांटे। तो कुछ देश थे भाई वो खफा हो गए, भाई हम पे तो इतना पैसा नहीं है, आप इतने अमीर हो तब भी आपको उतना अमाउंट देना है, हम इतने गरीब हैं तब भी हमें इतना अमाउंट देना है, तो इस पर तो रजामंदी नहीं हुई, ये तो राजी नहीं हुआ कि भाई सब बराबर बराबर वाली बात तो नहीं चलेगी। फिर एक वही डिस्कशन ऐसा आया कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो अपनी अपनी जीडीपी का अनुपात रख लो आप लोग, कि जीडीपी का इतना अनुपात ऐसे ऐसे दे लो आप लोग, ठीक है। यानी जीडीपी पर कुछ परसेंट, जैसे ऐसे मान लिया 0.07% दे लो या 0.7%, ऐसे 0.7% आप दे लो अपनी जीडीपी का, तो 0.7% भी कुछ लोगों को तो लगता है कि भैया, कुछ लोगों को ऐसे होते हैं, कई देश तो ऐसे हैं कि वो 1% तक खर्च करना दिक्कत हो जाती है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, या फिर स्पेस वाले मुद्दे में, कि 1% लगभग 0.7% और 0.7% और 1% लगभग पास में, तो उन्हें 1% खर्च करने में इतनी दिक्कत आ जाती है कि भैया हम ऐसे कैसे खर्च करें, तो 0.7% तो हम सीधे सीधे आपको इसी में दे दें, हमारा निकलिए, हम अपने देश से इतना पैसा ऐसे ही निकाल के रख दें, यानी जीडीपी का इतना परसेंट अगर हम अपने साइंस एंड टेक में लगा लें, रिसर्च डेवलपमेंट में लगा लें, या शिक्षा में लगा लें, डिफेंस में लगा लें, तो हमारे और बढ़ोतरी होगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा रजामंदी नहीं बन पा रही थी, तो फिर एक बाद में डिसीजन निकल के आया कि कोई बात नहीं भाई, चलो स्वैच्छिक कर लो, ठीक है, वॉलेंट्री कर लेते हैं। तो वॉलेंट्री हो गया फिर कि जिसको जितनी मर्जी हुई जो दे सके वो उतना दे दो, मतलब हालांकि इस टाइम जो है दो मुद्दे इस टाइम दो चल रहे हैं, एक तो ये चल रहा है कि कुछ फिक्स कर दिया कि भाई इतना फिक्स कर दिया, इतना तो सबको देना ही देना है, वो फिक्स कर दिया इतना अमाउंट, वो जरा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना कोई बियर करता है उतना देश दे सकता है, तो लेकिन वो इतना कम है कि उससे तो यूएन चल नहीं पाएगा, ये मैं समझ रहा हूँ। यानी कि एक फिक्स है जो यूएन को आ रहा है अमाउंट, हर देश को देना ही देना है, लेकिन उससे नहीं चल पाएगा यूएन, ये ध्यान रखना है। जो चल पाएगा इससे कि स्वैच्छिक जो मिल रहा है ना अनुदान हमें, यानी कि वॉलंटी दे रहे हैं देश, अब जो स्वैच्छिक अनुदान मिल रहा है उससे यूएन चल रहा है। अब स्वैच्छिक जो मिल रहा है इसमें ध्यान रखना कि अकेला यूएस 25% ऐसे बियर कर रहा है, लगभग 25%, 25 लिखा है, तो जो यूएसए वो 25%, और इसको अगर 2 इनके और मिला लो, जापान जर्मनी और मिला लो, जापान प्लस जर्मनी और कर दो, तो ये मिला के टोटल हो रहा है 50% के आसपास, यानी कि 100 रुपये में से 50 रुपये अगर यूएस, जापान, जर्मनी ये 3 लोग मिलकर दे रहे हैं, तो वही इनके हिसाब से यूएन चलेगा, है ना। बाकी जो 193 में से बचे कितने, 190 बचे, 190 तो कुछ ज़्यादा पैसे दे ही नहीं पा रहे हैं, तो 50 ये हाथ खींच लें और वो लोग फिर दे नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब तो क्या है, यूएन चल ही नहीं पाएगा ऐसे तो इसकी एक समस्या में कमी यही आती है कि भैया ये जो स्वैच्छिक कर रखा है ना, अब ये यूएसए कई बार कहता है कि हम हाथ खींच लेंगे, जब यूएन देखता है ना वर्ल्ड हेरिटेज, हमने देखा है कि वर्ल्ड हेरिटेज को करते हैं तो उसको पैसे जाते हैं, सबको जो भी आपको विश्व धरोहर बनाई जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब कोई डिक्लेयर करी जाती है तो पैसे मिलते हैं यूएन की तरफ से, डॉलर में पैसे मिलते हैं। अब यूएसए ने उस टाइम बीच में देखा ना ट्रम्प वाले केस में, तो उन्होंने खींच लिए थे बाद में कि भाई हम पैसे देंगे ही नहीं, जो स्वैच्छिक है ना, कोई थोड़ी ना हम पे थोपा गया कि हमें देना ही देना है, हमारी इच्छा से हम नहीं देंगे पैसे, अब नहीं दोगे करके दिखा लो अपना काम, तो इसलिए मैंने हमारे हिसाब से चलो, तो इनके हिसाब से चल रही है संस्थाएं, तो आपको दिखता भी होगा कि भैया ये तो इनके हिसाब से चल रहा है, इनके हिसाब से चल रही है, वो इस हिसाब से चल रही है क्योंकि पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं देंगे तो काम कैसे कर लेगी यूएन, अपने इतने विश्व में जो इतना सारा काम फैला रखा है वो ठप पड़ जाएगा सब। तो एक तो हमें दिक्कत ये दिखती है आर्थिक तौर पर, मतलब अगर समस्या की बात कर रहे हैं तो एक समस्या हमें आर्थिक तौर पर दिखती है, दूसरी समस्या में इसकी संरचना पे दिखती है, ठीक है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा अगर आर्थिक तौर से हटके हम अगर रक्षा वाली बात समझे, रक्षा वाले पे भी, तो सुरक्षा संबंधी हम देखें, अगर एक और देख लेते हैं जिसको मैं खाली ऐसे जल्दी बता दूं, सुरक्षा संबंधी में एक देख लेते हैं, तो एक तो देखो पीस कीपिंग एक वर्ड चलता है, ठीक है, यानी कि शांति रक्षण, और एक होता है पीस मेकिंग या बिल्डिंग, ठीक है, मेकिंग या बिल्डिंग ऐसे कुछ भी समझ लो, ये कीपिंग है। तो सुरक्षा संबंधी मुद्दे में एक ध्यान दिया रखना है कि यूएन थोड़ा विफल कह रहा है, यूएन के जो चार्टर है संविधान उसमें एक ऐसे लिखा गया था भाई कि जो यूएन है वो शांति रक्षण की बात करेगा, ठीक, रक्षण और निर्माण, यानी कि हमें शांति बनानी भी है, यहाँ पे बनाए रखनी है ऐसे करके। अब कुछ एक देश में मान लीजिए ये एक देश है, इस एक देश में, ठीक है, एक देश है,
इस एक देश में अलग अलग समूह पक्ष हैं, वो लड़ रहे हैं, एक ये पक्ष है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इसमें गृह युद्ध की कंडीशन ख़राब है, कुछ ख़राब है, यानी कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ी है, इस देश के एरिया में दिक्कत पड़ी है। तो यहाँ पर यूएन अपनी सेना भेजेगा, ठीक है, यूएन के ब्लू हेलमेट से जो बोलते हैं वो सेना भेजता है, यूएन उसको खर्चा उसको भी दो चलाना है। तो पीस कीपिंग तो कर लेते हैं ये लोग जाके यहाँ पर, ठीक, कैसे करके वहाँ पे यूएन की जो सेना जाती है, यूएन की सेना, तो वहाँ पे जो भी हैं पक्ष उनको समझाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि भाई ये डिफेंसिव आपको नहीं होना है, आप नहीं मारोगे वहाँ जाके, आपको दीवार की तरह काम करना है। वहाँ पे जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या 3-4 लोग जितने पक्ष लड़ रहे हैं आपस में, आपको दीवार की तरह बन के खड़े हो जाना है, यानी रोकना है उनको। जब वो आपको मारेंगे तब डिफेंस के तौर पर उनका थोड़ा सा अब मतलब आप आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन वैसे आपको मारने नहीं जाना वहाँ पे। तो यूएन ऐसे करता है। फिर उसके बाद में यूएन को ऐसे काम कराया गया, तो भाई आपको पहले तो क्या करना है, पीस कीपिंग करना है वहाँ पे, फिर बाद में पीस मेकिंग करना है, वहाँ पे शांति निर्माण भी बनाए रखना है। तो यूएन अब इस काम पे रह जाता है, ये अधूरा रह जाता है, पीस मेकिंग नहीं कर पाता है वहाँ पे। थोड़ी देर के रोक दिया, बाद में फिर कभी ना कभी फिर से ऐसी अनिश्चितता फैलेगी, यहाँ फिर से बाद में इसमें दिक्कत पड़ जाएगी इस क्षेत्र में, इस एरिया में या दूसरे एरिया में, या क्या वहाँ पे मुद्दा देके किस वजह से वहाँ पे उस देश में दिक्कत हुई होगी, उस दिक्कत को दूर करा जाए। हो सकती है आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो भी दिक्कत हो उसको दिक्कत को दूर करा जाए, ताकि अगली बार कभी वो उस देश में दिक्कत हुई ना, उस जगह पे दिक्कत हुई ना। लेकिन यूएन क्या करता है, इतना तो करा पाते हैं पीस कीपिंग, लेकिन पीस मेकिंग नहीं कर पाते हैं, तो मतलब वो दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए फिर से वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, जब उस एरिया में जब दिक्कत ये हो जाती है, तो इसलिए ये भी एक समस्या इसकी है कि भाई ये पूरे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि प्रकार्यात्मक इसकी कमी यहाँ पर आ रही है। तो ये 2 हमने समझ लिए। अब 3 हमें मेन समझना है, वो है ये तीसरा समझना संरचना के स्तर पर, कि संरचना के स्तर पर बहुत टाइम से इसमें बदलाव की मांग करी जा रही है कि भाई अब बदलो, संरचना इसकी ठीक नहीं बची। तो मेन चीज़ समझ लो, आपको पैसा वाली बात है कि पैसा तो ये दे रहे हैं ज़्यादा, तो इनके हिसाब से चल रहा है, और नहीं तो इनके हिसाब से नहीं चलेगा, तो ये पैसा खींच लेंगे, बोले लो चलाओ अपना काम करो, ऐसी बात कह देंगे। तो देखो तीसरा स्तर जो हमें समझना है वही है कि इसमें संरचना के स्तर पर आपको बदलाव करने हैं। वो संरचना की समस्या आ रही है कि जो इस टाइम की, जो आपको पता है P5 बने बैठे हैं और नॉन परमानेंट कितने 10, ठीक, ये जो नॉन परमानेंट 10 हैं ये उनको लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो एक तो देखो ध्यान रखना है ये, एक हमें ध्यान रखना है G4, ठीक, और प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक, अफ्रीकी संघ, ऐसे ध्यान रखना, अफ्रीकी संघ एक ग्रुप ऐसा मान लो, और एक है ये, एक हो गया इसी में, और एक हमने मान लिया ये, मान के लिए है मतलब कॉफ़ी क्लब, ठीक है, UFC भी से बोलते हैं, कॉफ़ी क्लब को क्या बोलते हैं, UFC, ठीक, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कॉफ़ी क्लब, ठीक है, C बना हुआ है, तो ये समझ लो। इसमें G4 में कौन कौन है, जैसे जापान है, G4 में अगर बात करें, जर्मनी है, और भारत भी है, ब्राज़ील है। ये हमें मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी 2 पक्ष ध्यान रखने, एक तो ग्रुप है, एक ग्रुप ये वाला है जो G4 प्लस अफ्रीकी संघ वाला है, ठीक, ये मांग करता है अपनी कि संरचना में हमें बदलना है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना बदलनी है हमें। सिक्योरिटी काउंसिल ध्यान रखना, जनरल असेंबली जो चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि जनरल असेंबली का कोई काम है, हमें पता ही है कि जब वो कुछ निर्णय दे देगा वो है ही नहीं, कार्रवाई नहीं होगी अगर नहीं मानेंगे हम उस पर, तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पढ़ना है। तो G4 जो है ग्रुप, उसमें जापान, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील है, और अफ्रीकी संघ में जो अफ्रीकी यूनियन बना हुआ उसमें से बात करें देश की, तो ये लोग कहते हैं, ये ग्रुप क्या कहता है कि लोकतांत्रिक तौर पे इसमें सुधार होने चाहिए, यानी कि नए सदस्य जोड़े जाने चाहिए, ठीक है। तो नए सदस्य कहाँ जोड़े जाने चाहिए, वो परमानेंट में भी आने चाहिए और नॉन परमानेंट में भी नए प्लस करने चाहिए हमें, ठीक है। तो इनकी मांग क्या थी, इनने कह दिया इन चारों ने कि भाई देखो 4 तो हम रहेंगे, 4 हम लोग रहेंगे, और 1 तुम दे दो अपना अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ 1 देने में राजी हो गया था कि ठीक है हम 1 दे देंगे, और एक मामला इसमें जो नाइजीरिया है, और जैसे अफ्रीकी संघ में जो पूरा अफ्रीका कंट्री है उसमें नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बहस होती रहती है कि कौन एक आएगा, इसमें कौन एक आएगा। जैसे नाइजीरिया अपने पॉपुलेशन के टाइम पे कहता था हमारा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसके आधार पर हमें जाना चाहिए उसमें, ठीक। और ये जो बात करता है साउथ अफ्रीका, कहता है वो थोड़ा इकोनॉमिक तौर पर डेवलपमेंट ठीक ठाक हो गया है, और ब्रिक्स में भी उसमें का ठीक ठाक प्रभाव है, तो इस वजह से वो कहता है कि भाई मेरी दुनिया में ऐसी धाक है, तो मुझे जाना चाहिए। तो वो चलता रहता है, लेकिन हाँ ये अफ्रीकी संघ कह रहा है कि ठीक है हम 1 कोई भेजने में राजी हो जाएंगे, आप करवाओ, इसमें सुधार करवाओ, यूएन में संरचना तौर पर सुधार करवाओ। तो ये वो बात है, 4 तो कौन हो गए, ये G4 से आ गए और 1 ऐसे आ गए, ये बात चल रही थी इनकी कि ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नए
स्थायी सदस्य भी जोड़ो, यानी कि नए स्थायी सदस्य भी जोड़ो, इसमें भी प्लस करो और इसमें भी प्लस करो, ठीक है, यानी तभी लोकतांत्रिक हो पाएगा, दोनों में प्रॉपरली ठीक से करो प्लस। तो एक ग्रुप तो ये कह रहा है, एक ग्रुप है कॉफ़ी क्लब, ठीक है, वो इनके अपोजिट वाले लोग ज़्यादातर रहो, जैसे भारत यहाँ पे तो यहाँ पाकिस्तान मिल जाएगा, ठीक है आपको कॉफ़ी क्लब में, जर्मनी है तो यहाँ पे इटली मिल जाएगा आपको, ठीक, जो ज़्यादातर इनके ब्राज़ील है तो अर्जेंटीना मिल जाएगा आपको, अर्जेंटीना। तो ऐसे करके जो ग्रुप है, ऐसे करके इसमें देश नहीं बने हुए हैं, इनमें ग्रुप है। ये ग्रुप क्या चाहता है कि बोले नहीं ज़्यादा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, नए स्थायी मतलब परमानेंट जो बने वो बने रहने दो, परमानेंट में कुछ ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक चल रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी। बस यहाँ पे क्या है कि जो अगर जोड़ना है तो अस्थायी सदस्य थोड़ा बढ़ा लो, ठीक, ये थोड़ा सा इसको रोकना चाहते हैं कि भाई ये लोग क्यों परमानेंट में घुसेंगे, ठीक, इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा दावेदारी है कि परमानेंट बनने के लिए, तो ये थोड़ा सा अपोजिट में एक ही ग्रुप चाहते हैं कि भाई नए स्थायी सदस्य ना जुड़ें, ये मना करते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना क्या है कि अब जो संरचना के तौर पे अलग अलग चीज़ें हुई है तो वो क्या होंगी, तो चीज़ें देखो जैसे ये जो ग्रुप समझ में आ गए होंगे, आप सबको यहाँ पे बीच में लिख दूँगा, चलो मैं इसको कॉफ़ी क्लब को गायब करता हूँ। तो अब यहाँ पे समझना ये कि एक तो देखो राजाली कमेटी बनी, अभी सुधार की हम दृश्य देख रहे हैं, तो एक राजाली कमेटी बनी, फिर उसके बाद कार्ल्स कमीशन आया, ये भी फेल हुआ एक प्रकार से। उसके बाद में देखो आनंद पनियारचून नाम उनका ना, आनंद पनियारचून ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आनंद पनियारचून, इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी, यूएन की उच्च स्तरीय समिति, ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना, ये तीन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं क्या क्या है। तो राजाला कमेटी बनी, ठीक है, राजाला कमेटी में राजाली होता है, राजाली कमेटी बनी, राजाली कमेटी में कार्ल्स कमीशन, उसके बाद तो इन्होंने अलग अलग बने, तो तीन प्रयास हुए, तो देखो इस प्रयास में क्या और इस प्रयास में क्या, और हम समझेंगे लास्ट वाले प्रयास ने भांडा ही फोड़ दिया, बिल्कुल हमने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तो राजाली कमेटी ने अपनी बात करी कि हाँ भैया 24 सदस्य हो जाने चाहिए, मतलब अभी कितने हैं टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 हैं, ठीक है, 15 हैं, यानी कि P5 हो गए और 10 हो गए वो वाले, ठीक, ये 5 हो गए, तो इन्होंने कहा 24 सदस्य हो जाने चाहिए, इन्होंने कहा कि नए 5 और जोड़ लो, ठीक है, यानी कि P5 में जो P है उसमें नए 5 और जोड़ लो, ये प्लस कर लो, 5 प्लस और कर लो, ठीक, बाकी इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या क्या प्लस करने के लिए इन्होंने कहा कि जापान और जर्मनी, ठीक है, तो जापान जर्मनी 2 देश तो रहेंगे, और बाकी इन्होंने बोल दिया कि एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये मैं खाली बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख ही लोगे। तो इनसे एक देश आ जाए, एशिया से एक देश आ जाए, अफ्रीका से एक देश आ जाए, लैटिन अमेरिका से एक देश आ जाए, बाकी जापान एक देश है वो पूरा वो इसी में आ जाए और जर्मनी इसमें आ जाए। तो इनने विसंगति पैदा क्यों कर दी है, इसलिए कि भैया जापान और जर्मनी हमने बात कर दूँगी ना, वही 25% अकेले ये भी दे रहे हैं, तो इन लोगों को मिला के 50% टोटल हो रहा, तो ये दोनों मिला के, तो इसलिए भैया इनका वेटेज ज़्यादा, तो ये इन्होंने बताया राजाली कमेटी ने कि ऐसे कर ले रहे हैं जापान जर्मनी, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं, भारत का पक्ष तो यहाँ पे ठीक है, भारत तो यहाँ पे घुस रहा है एशिया में से, अब जब जापान जा चुका है तो यहाँ पे भारत ही आ गया एशिया में से, ठीक है, और चाइना तो बैठा ही है, तो फिर जनता किससे होगी, पाकिस्तान का कोई मैटर आता नहीं, पाकिस्तान के इतने दम नहीं उसमें, उस मतलब तथ्य के हिसाब से कि भाई यहाँ पर वो दावेदारी अपनी साबित कर पाए भारत के तुलनात्मक तौर पर। कार्ल्स कमीशन आया, मतलब ये फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया, इस पर कोई बात ही नहीं हुई। फिर बाद में कार्ल्स कमीशन आया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इन्होंने 3 बोला कि 3 नए जोड़ लो आप, 3 नए स्थायी सदस्य, ठीक, स्थायी का मतलब परमानेंट में जोड़ लो 3, जो 5 है 8 कर लो, ठीक, उन्होंने बोल दिया कि एशिया से ले लो एक, अफ्रीका से ले लो, लैटिन अमेरिका से ले लो, तो इनकी तो बात ही नहीं चली कि भाई आपका बात नहीं, भारत ने भी इसका ज़्यादा समर्थन नहीं किया, भारत ने कहा कि भाई आप तो जोड़ ही नहीं, आप तो मतलब नए में जोड़ रहे, स्थायी में जोड़ रहे, अस्थायी में जोड़ ही नहीं रहे हो, तो लोकतांत्रिक नहीं हो रहा है इसमें सुधार, तो भारत भी इसमें एक हिसाब से समर्थन नहीं करेगा, तो ये दोनों गायब हुए, इनका कोई नहीं चला। फिर देखो आनंद का नाम पनियारचून ही ना, आनंद पनियारचून की अध्यक्षता में ये बनी उच्च स्तरीय समिति, ठीक है, अब मैं 2 मिटा दे रहा हूँ, ये समझ लेते। तो ये समिति बनी, तो सुरक्षा में आपको समझ में आ रहा कि सुरक्षा परिषद में कैसे कैसे सुधार की बात हुई थी, राजाली कमेटी हुई, इसके बाद में जो आनंद पनियारचून की अध्यक्षता में कुछ उच्च स्तरीय समिति बनी, इसने क्या करा, 2 मॉडल दिए, किसने, जो ये आनंद वाले ने 2 विस्तृत मॉडल दिए, यानी कि एक दिया मॉडल ए, ठीक, इसको मॉडल अ लिख ले रहे हैं, अ और मॉडल हिंदी में लिखा है ना इसलिए वाह, ठीक, ए और बी,
इन्होंने एक मतलब जो इन्होंने विस्तृत मॉडल अलग अलग दो भी दिए, बोले कि ठीक है जो अलग अलग दो ग्रुप है ना, एक तो ये G4 वाला और एक है कॉफ़ी क्लब वाला। तो ये कॉफ़ी क्लब वाला इनके हिसाब से बोले कि भाई या तो अगर ये ग्रुप के हिसाब से चलना है G4 के हिसाब से, तो इन्होंने एक मॉडल अपनाया कि भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और अगर कॉफ़ी क्लब वाले के हिसाब से चलना है तो एक उन्होंने मॉडल अब भी बना दिया, इन्होंने ये मॉडल दिया। तो मॉडल आ में क्या करा इन्होंने, देखो यहाँ समझना, इन्होंने अभी तक हम लोग यहाँ तक ये बात करी, भारत ने क्या करा, भारत ने इतनी मुश्किल से 2005 तक आते आते सबको देशों को समझाया कि ठीक है भैया हम चार रहेंगे, अफ्रीकी संघ को समझाया कि तुम अपना एक सदस्य दे देना, ठीक है, ऐसी ऐसी बात होते थे। अब ये क्या यूएन की समिति है, ध्यान रखना, ये यूएन की समिति बनी है, ठीक। तो इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि भाई अफ्रीका से 2 ले लो। इनने कह दिया कि हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ पर कि देखो 4 और 1 5, तो 5 यहाँ पे स्थायी जोड़ने की बात कर दी है, 5 क्या जाएंगे, स्थायी सदस्य में जाएंगे, ठीक। तो इन्होंने बोल दिया कि 6 नए स्थायी कर ले रहे हैं, किसने, इस मॉडल, अगर मॉडल ए के हिसाब से बात चल रहे हैं तो मॉडल ए जो था वो G4 ग्रुप वाले के अनुरूप था। इनके हिसाब से कहा कि अगर मॉडल ए की बात करो तो इसके अनुरूप चल रहे हैं, और मॉडल बी की बात करो तो ऐसा कोई इनमें एक अपना लो। तो मॉडल ए में क्या कहा गया था कि 6 नए स्थायी जोड़ लो, 6 नए स्थायी कौन कौन, ये जोड़ लो, बाकी G4 तो ये रहेंगे, इसमें 2 अफ्रीकी संघ से ले लो, यानी कि 2 यहाँ से लेने की बात हो रही है, 2 अफ्रीकी संघ से। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, ठीक, यानी 2 अफ्रीकी संघ में से लेने की बात करी, 2 अफ्रीकी संघ लेने की बात तो करी, मैंने इन्होंने 24 सदस्य बताए थे ऐसे करके, और 6 नए स्थायी जोड़ने की जब बात करी तो 2 अफ्रीकी संघ का मतलब क्या हो गया, अभी तक भारत ने इतनी मुश्किल से राजी करा और सब देशों ने मिलकर राजी करा कि अफ्रीकी संघ से एक आ जाए। अफ्रीकी संघ राजी हो गया कि ठीक हो गया। अब अफ्रीकी संघ ये कह रहा कि भाई लो, अभी तो आप तो हम एक ही दे रहे थे, अब खुद यूएन ही हमें 2 देने को तैयार है, तो अब क्या है, इसका मतलब इन दोनों में भैंस चल गई आपस में। अब बाद में बनेगी नहीं कि अब हम आपको समर्थन नहीं करेंगे, अभी तक समर्थन कर रहे थे, अब हम समर्थन नहीं करेंगे, ये दिक्कत पड़ रही, यानी कि इन्हें फूट डाल दी ला के, और यूएन ने बीच में डाल दी ला के भाई अब जो सुधार की प्रक्रिया चल रही थी वो और 2015 में ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था 2015 में कि ठीक है हम सुधार करेंगे, चलो यूएन में कुछ, लेकिन फिर वो बात ही खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इन्हें समिति जो आई इसने बात ही ऐसी छेड़ दी कि 6 ने लेके आओ। अब और अफ्रीकी संघ में और दिक्कत है, बोले यूएन ही हमें तो 2 देने को तैयार है, आप तो कह रहे हो 1 देने को तैयार है। तो ठीक ठाक भारत है और सब देश हैं लोकतांत्रिक तौर पे सुधार चाह रहे हैं कि भैया जितने 6 वो जुड़े तो 6 इसमें भी 6 परमानेंट में जुड़े तो 6 नॉन परमानेंट में जुड़े। तो इनका सबका क्या स्वरूप है, कौन कौन से 6 आएंगे, कहाँ से देश से क्या क्या बंटवारा हो, कितने से कहाँ कौन से एरिया से कितनी सीटें आएंगी, तो वो वाली बात होगी। तो उन्होंने कहा 6 नए सदस्य, 6 नए स्थायी सदस्य पाएंगे, 2 जिसमें से अफ्रीका से बात आएगी, तो इन्होंने ऐसा कह दिया। बाकी इन्होंने कहा कि अब जो 2 अफ्रीकी संघ वाली ये दिक्कत आ कि 6 में से 4 तो आपको ये मिल गया, ठीक है, बाकी 2 इसमें से आ गए, तो 4 तो 6 हो गए। मॉडल बी जो हुआ, मॉडल बी हुआ कॉफ़ी क्लब वालों की तरफ से, इधर कॉफ़ी क्लब वाले हैं जो, यानी कि इनके हिसाब से अगर आपको ये नहीं अपनाना है तो ऐसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा क्या मॉडल क्लब में, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर बात थी ना 15 जो थे यहाँ पर 15 किसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, P5 हो गए और NP कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये NP हमने देखा कि हर मतलब एक मतलब जो एक सदस्य देश है वो 2 साल के लिए चुना जा रहा है, हर साल में 5 आ रहे हैं, हर साल में 5 आ रहे हैं, लेकिन एक देश जो चुन गया 2 साल के लिए वो फिर से पुनर्निर्वाचित नहीं हो जाएगा अगली बार तुरंत के तुरंत ही, जैसे उसके 2 साल पूरे हो गए तो तुरंत फिर से नहीं चुना जा सकता, ठीक। लेकिन तो इन्होंने यहाँ पर वो दिक्कत दूर कर दी, इन्होंने कर दी कि भैया जो कि 8 इन्होंने कह दिया कि 8 अर्धस्थायी सदस्य बना दो। अर्धस्थायी का मतलब क्या, जो अस्थायी से थोड़े ज़्यादा पावरफुल होंगे, स्थायी से कम हो जाएंगे पावरफुल, ठीक है। तो 8 अर्धस्थायी की बात इन्होंने कह दी कि 8 अर्धस्थायी बना दो, और उन्होंने कह दिया 1 अस्थायी जोड़ दो, जो एक सदस्य है वो अस्थायी कर दो, अस्थायी ऐसे बढ़ा दो। मतलब कोई तो उस हिसाब से है नहीं मेरे हिसाब से कि खाली बस और फूट डालने की बात थी, जो और इनने का यूएन में सुधारना हो जाए, 1 अस्थायी जोड़ दो। अब एक कहाँ से लेना अस्थायी, वो कोई मतलब बाद में कितनी दिक्कत होगी सब लोगों की, भैया वहाँ से ले रहे हैं हमसे रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। जैसे मान लो पता है यूएन का 80% लगभग 80% काम तो 80% काम तो अफ्रीका में हो रहा है यूएन का, कि भाई यूएन जहाँ भी सेवाएं कर रहा है कुछ मदद कर रहा है सब लगभग 80% काम तो अफ्रीका में हो रहा है, और अफ्रीका से कोई भी एक भी स्थायी मेंबर नहीं है। अब यूएन में परमानेंट मेंबर हो कोई अफ्रीका से नहीं जुड़ा है, तो ये कितनी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर जब एक वहाँ पे नहीं जुड़ा और यहाँ पे एक अस्थायी जोड़ोगे, एक अस्थायी कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, कितनी दिक्कतें होंगी, तो वो सब चीज़ें नहीं बैठ पाएंगी। तो ये फूट डालने की बात है। और अर्धस्थायी वाली बात है, इन्होंने कह दिया अर्धस्थायी हो जाएगा, 4 साल तक का उसका कार्यकाल होगा, 4 वर्ष का 4 वर्ष का कार्यकाल होगा, और वो पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। यानी कि अस्थायी जो अर्धस्थायी वाला जा रहा है, क्वाजी वाला जा रहा है, तो वह 4 साल के लिए जाएगा
और फिर से 4 साल की चला सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी फिर से ऐसे होता सकता है। तो ऐसे यानी कि अगर वो ठीक ठाक कोई व्यक्ति ठीक ठाक देश है जिसकी अच्छी खासी पकड़ है तो वो लगभग स्थायी बन जाएगा वो, कि भाई 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल, कोई फिक्स भी नहीं 2 साल तक, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से फिक्स भी नहीं करा कि 2 बार ही बन सकते हो उसके बाद नहीं बन सकते हो। जैसे ओबामा जी 2 बार जीते, 4 वर्ष के लिए एक बार राष्ट्रपति बने, फिर 4 वर्ष के लिए बने राष्ट्रपति। अब भाई वो फिर से रहते तो हो सकता है फिर से जीत जाए, लेकिन लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई 2 ही टर्म आप रह सकते हो लगातार कंटिन्यू में। तो ये बात हुई यहाँ पर। तो ये ऐसे करके मुद्दा आया, तो ये भी विफल होते हुए नजर आया कि भाई इसमें कोई बात ही नहीं दमाई कि इससे चल गया उससे चलो, तो यहाँ इससे भी दिक्कत होगी, ये तो दिक्कत इन और डाली थी भैया 2 अफरीसी को कह के, तो अफ्रीकी संघ विरोध में आ गया कि भाई अब हम आपके साथ में नहीं है। तो ये सुरक्षा परिषद में संरचना के स्तर पर ये दिक्कतें आई। अब देखो समझ लेते हैं कि वर्तमान में स्वरूप फिर क्या है, अभी क्या मांग रखी जा रही है कि अब कैसा कैसा आएगा। तो अफ्रीका से देखो, अफ्रीका से परमानेंट भी देखो, इसमें भी 6 नए जोड़े जाने की बात हो गई अब, क्योंकि भाई इन्हें छेड़ दी बात। अब जो ऐसा करके मांग रखी जा रही है, पहले तो मांग ये रखी है कि भाई स्थायी सदस्य 4 G4 ग्रुप आ जा रहा है और एक जा रहा है भाई अफ्रीकी संघ से आ जा रहा है, तो परमानेंट पर जोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन अब क्या भाई इन्होंने जब मॉडल ऐसा बना के दे दिया, UN नहीं बना के दे दिया, तो फिर दिक्कत तो फिर करना ही पड़ेगा। तो अफ्रीका से 2 परमानेंट में जोड़े जाने की मांग हो रही है सब। अब वर्तमान में तो ऐसा है ऐसे चुने जा रहे हैं, और 2 नॉन परमानेंट अफ्रीका से, ठीक है, 2 सदस्य वहाँ से आएंगे। और एशिया से ये जोड़े जाने 6 नए इसमें भी जोड़े जाएंगे। अब 6 तभी ये लोकतांत्रिक तौर पर भारत के हिसाब से आ जाएगा। और एशिया में क्या है, एशिया से 2 नए जुड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 जुड़ेगा नॉन परमानेंट। पूर्वी यूरोप से परमानेंट में कोई नहीं जुड़ेगा, नॉन परमानेंट में 1 जुड़ेगा, ठीक। पश्चिमी यूरोप से परमानेंट में 1 आ जाएगा, ठीक है, वो कौन है, वही जर्मनी वाली बात आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर कोई नहीं आएगा नॉन परमानेंट में। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से जो परमानेंट में आएगा वो 1 आ जाएगा और नॉन परमानेंट में 1 आ जाएगा। बाकी SIDS लिखा है, इसका मतलब होता है स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके भी ये वोट तो गिने जाएंगे, वोट उनके भी हिसाब से आ जाएंगे। तो छोटे छोटे आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, चाइना सी है, इसमें सब छोटे छोटे आइलैंड है, उनको मिला के बोलेंगे SIDS, यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो उसमें परमानेंट में तो कोई नहीं जाएगा, वहाँ से नॉन परमानेंट में 1 आ जाएगा, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब वर्तमान में ऐसा स्वरूप रखा गया कि वे ऐसे आना है आपको। बाकी ये समझो, एक राजा अली कमेटी हमने देखी, वे कार्ल्स कमीशन देखा, और ये बाद में ये आनंद परियार्चन वाला हमने देखा। जिन्होंने भी बोला कि भैया आप स्थायी सदस्य ऐसे जोड़ो, उन्होंने कहा कि 5 जोड़ लो, उन्होंने कहा 3 जोड़ लो, इन्होंने कहा कि भैया 6 नए स्थायी सदस्य जोड़ लो। तो ये सब जोड़ना है, इन तीनों ने ये बात करी कि जो स्थायी सदस्य जो आएंगे ना, नए जो आएंगे उनको वीटो नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है कि भाई वीटो उन्हीं 5 के पास रहेगा। आप बन तो जाओगे स्थायी, मतलब क्या है स्थायी में सोचो 5 परमानेंट हैं ये, यानी कि जो परमानेंट वाली बात है, परमानेंट जो है P है वो 5 ही हैं, इनके पास वीटो भी रहेगा, मतलब 5 जो परमानेंट है वो विद वीटो हैं, और जो आप 6 नए जोड़ोगे इनके पास वीटो नहीं होगा। इन्होंने ऐसे कहा कि भाई आपके बाद उनके पास रहने दो वीटो। तो वीटो को मतलब आपको पता ही कि मतलब कोई एक टॉपिक को डिस्कस होना है और उस पर निर्णय निकल के आएगा, और किसी एक ने मना कर दी कि नहीं बस, तो नहीं, इसका मतलब नहीं वो डिस्कस नहीं कराएगा। वीटो का मतलब इतना सी बात है। और बाकी मतलब जैसे ऐसा नहीं कि बहुमत के हिसाब से देखेंगे 5 में से 4 की तरह हैं, 3 की तरह हैं, 2 3 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, तो 3 वाली बात चल जाएगी। किसी एक ने भी 4 चाहे एक तरफ हो और एक अकेला एक तरफ हो, उसने मना कर दिया। जैसे रसिया के खिलाफ कोई भी जाएगा, रसिया वीटो कर देता है, रसिया तो बैठा ही उसमें, रसिया ने वीटो कर दिया, कोई सिक्योरिटी काउंसिल में कोई पास ही नहीं होगा ऐसा प्रस्ताव रसिया के खिलाफ, क्योंकि रसिया वीटो कर देगा बार बार, ठीक है। जैसे कोई भी यूरोप की कंट्रीज है जो US की काफ़ी कंट्री है, उनके खिलाफ कोई जाएगा तो USA वीटो कर देगा, USA वीटो कर देगा कि कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसराइल के खिलाफ कुछ भी जाता है तो USA वीटो कर देगा, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में एंड में कोई ऐसा निर्णय लेने को निकला कि भाई इसराइल के खिलाफ ऐसा वैसा करो, तो USA कर देगा वीटो, अगर नहीं भाई एक हिसाब से जब एंड में, अभी तो फिलहाल USA चल रहा है, खुला नहीं कह रहा है कि हम बहुत सपोर्ट करेंगे, हम सबको मारने में इसराइल जितना कुछ मारना चाह रहा है हम सबको खुल के हथियार देंगे। हालांकि इसराइल के सपोर्ट में जितना खुद कह देता है कि भाई ठीक है ईरान को दिक्कत होगी, अब ईरान ने जो 180 मिसाइलें दाग दी, ईरान को इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, सब बात कह रहे हैं। लेकिन खुल के जब एक लिखित तौर पे आ जाए कि हाँ हम सपोर्ट ही करेंगे और सबको करो और सबके न्यूक्लियर पे हमला करो और यूक्रेन को भी बता दिया और सबको मारो ऐसे करके, तो ऐसे खुल के बहुत तौर पर नहीं आते, बाकी इनडायरेक्टली पता ही सपोर्ट हो ही रहा है सबको। तो ये चीज़ जो है स्थायी और अस्थायी सदस्य में समझ में आया कि ये 3 जो इनको जो नए स्थायी जो आएंगे उनको वीटो नहीं मिलेगा। अब इस जो वीटो नहीं मिलेगा इसमें फिर दिक्कत पड़ गई,
ये G4 ग्रुप है, अफ्रीकी संघ, इनमें दिक्कत हो रही है कि भैया हमें तो वीटो मिलेगा नहीं। अब हमें फिर ये सुधार चाहिए नहीं ऐसा। जबकि भारत जैसे कुछ देश हैं ऐसे करिए, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वीटो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर तो पहले घुसो, यहाँ तक तो आओ, स्थाई में तो यहाँ तक तो पहुँचो। जब स्थाई वाली कंडीशन में आ जाएंगे तो हम जो 6 जो मिलके आएंगे यहाँ पे 6, वो कुछ ऐसा तांडव ऐसा करेंगे कि जो वीटो वाली दिक्कत ही गायब कर देंगे, वीटो यूज़ नहीं कर देंगे। पहले इतना अंदर घुस जाओ, इतना मौका मिल रहा है, इतना ही मिल जाओ, ठीक है। बाकी ये क्या है, इनका वीटो रेजिस्टेंट एग्रीमेंट की बात करते हैं जो भारत है ना, तो भारत कहता है वीटो रेस्ट्रेंट, ठीक है, रेस्ट्रेंट अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये की बात भी करते हैं कि भाई ठीक है, हमें वीटो नहीं चाहिए। मतलब ऐसा है कि भाई अभी तक वीटो को लोग बुरा मानते हुए आए हैं, बाहर जाते तो कि भाई वीटो कर देता। वीटो जैसे वीटो शक्ति जो आई थी वो बहुत ही सही उद्देश्य से आई थी। उस टाइम जब वीटो को पावर दी गई थी वो शुरुआत में बहुत सही उद्देश्य, जैसे आपको हम लोग बात करिए राष्ट्रपति, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, तो राष्ट्रपति में हम लोगों ने ये पढ़ा ना, राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है 356 के तौर, आर्टिकल 356 में, वो क्या है, वो ऐसी है ना कि अगर हमें लगता है कि कोई राज्य में ज़्यादा दिक्कत संविधान के हिसाब से वहाँ पे चीज़ नहीं चल पा रही है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की वहाँ विफलता हो रही है और वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा पड़ रही है, शासन नहीं चला सकते वहाँ से संविधान के अनुरूप, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है, ऐसे बात करी गई थी। और शुरुआत में उन्होंने देखा भी था कि उसमें कि जब जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने कहा भी था कि डेड लेटर, ऐसे बोला ना, कीवर्ड दिया था कि डेड लेटर की तरह ही पड़ा रहेगा 356, इसका कोई यूज़ ही नहीं करेगा क्योंकि सब लोग संविधान के साथ चलेंगे। लेकिन धड़ल्ले से इसका उपयोग हुआ। अब वो उपयोग क्या दुरुपयोग हुआ है ना, तो इसमें ये वाली बात है कि 356 को लाया सही उद्देश्य गया था कि अगर कभी लगा कि कोई राज्य है बेचारा परेशान हो रहा है, उसमें नहीं चला पा रहा शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगा के उसकी मदद कर दी जा रही है, या फिर वहाँ पे देश में अशांति फैलने से बचाई जा रही है कि भाई अब सब राज्य अगर बिगड़ने लगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, उसका दुरुपयोग करा गया बहुत कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से केंद्र में जो सरकार और राज्य में वो सरकार नहीं है उसी दल की, तो फिर उसमें लगा दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा था, ठीक। तो वहाँ पर उसका दुरुपयोग करा गया। ऐसे वीटो को लाया गया शुरू में, वीटो को भी ऐसे लाया गया था कि भाई जब बना था ये 1945 में, तो उस टाइम क्या था ना कि अगर मान लिया ऐसा करके बहुमत से अगर इसमें काम होने लगा सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर और सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय को मानना पड़ेगा एक देश को, नहीं मानेगा तो फिर हमने देखा सैनिक कार्रवाई भी हो सकती है उस देश के ऊपर। तो फिर ऐसे तो हमने देखा कि अगर ऐसे तो भाई पैसे के बल पे वाली बात आ रही है कि USA और जापान जर्मनी, ये तो कुछ पैसों के बल की बात आ रही है, पैसे का खर्चा दे ही रहे हैं, तो ये कुछ देशों को अपनी तरफ कर लें। बहुमत की तो बात है, बहुमत तो आ जाएगा, तो बहुमत आ गया पैसों के लालच में, कैसे भी लालच में, तो इसका मतलब है दिक्कत भुगतनी पड़ेगी। जो अगर कोई अगर मतलब ऐसा देश है कि जो बेचारा मतलब निर्दोष है उसके हिसाब से, अगर USA तो आपको पता ही है कि ऐसे रणनीति चलता है अपनी, उसे जहाँ फ़ायदा दिखता है कर लेगा। तो अगर USA या फिर बड़े बड़े देश कुछ ऐसे हैं जो प्रभावी देश हैं, वो कभी छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ प्रभाव में लेके बहुमत अपनी तरफ हासिल कर लें और फिर एक देश के ऊपर हमला मतलब आक्रमण करवा सकते हैं या फिर किसी भी तरह उसकी कार्रवाई करवा सकते हैं, ऐसा करवा सकते हैं। तो ऐसा ना हो सके उसके लिए वीटो शक्ति देगी। भैया अगर आपको लग रही है एक दिक्कत है, USA कुछ ऐसा चालबाजी करने जा रहा है तो रशिया वीटो कर दे, चाइना वीटो कर दे, तो आप वीटो कर दो, वो काम ही नहीं होगा। अब बहुमत की बात होती है, अगर 5 स्थायी, मान लो स्थायी 5 है तो 5 में 3 भी राज़ी हो गए, अगर 2 लोग ना राज़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे USA करेगा, USA कर लेगा, USA, और जैसे USA है तो US, UK और फ्रांस, ये तीनों तो एक तरफ हो जाएंगे, बाकी रसिया और चाइना करते ना भी, मतलब बहुमत की बात चलेगी तो ये 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ, तो इनकी तो चलेगी। तो ऐसा ना हो पाए, कुछ ऐसा कोई ऐसा काम ना हो पाए तो रसिया वीटो कर दे, यानी एक कोई वीटो भी कर देगा। तो इसलिए वीटो ऐसी शक्ति डाली गई थी कि भैया वीटो कर देना अगर ऐसी कोई दिक्कत हो। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा ही हो गया 356 की तरह कि यहाँ पर लाया सही काम के लिए गया था, लेकिन अब ये लोग अपनी जहाँ इनके हित आ रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग चेंज करना कि रशिया अपने हिसाब से वीटो यूज़ करता है कि जहाँ उसके मुल्क जो मित्र मुल्क आते हैं तो उनके हिसाब से वीटो कर दे रहा था। अच्छा तुम पे कोई दिक्कत आ रही तो आप हमारे मित्र, हम वीटो कर दे रहे हैं, हम पे दिक्कत आ रही तो हम तो वीटो करेंगे अपने लिए, रशिया तो वीटो करेगा अपने लिए। तो ये उसका उल्टा पड़ने लगा और तो इस वजह से वीटो लेके आए थे। तो कह ये जा रहा है कि यानी कि वीटो को थोड़ा ख़राब बताया जा रहा है। तो अब जैसे भारत ये कह रहा है कि भाई हम लोग अब तक वीटो को बेकार बताते हैं एक हिसाब से, मतलब वीटो तो शुरुआत में तो अच्छी तौर पे लगा, लेकिन अब हम वीटो को बेकार बताते हुए हैं। तो जब हम वीटो को बेकार बताते हुए तो हम फिर वीटो की क्यों मांग करें कि हमें वीटो दो, हमें वीटो दो। नहीं मिल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले इसके अंदर घुस जाओ, पी के घेरे के अंदर घुस जाओ, परमानेंट वाले घेरे के अंदर घुस जाओ, इनके पास रहने दो। बाद में कुछ ऐसी स्थितियाँ हम निर्मित करेंगे कि ये लोग भी वीटो तक उसका यूज़ ना कर पाएँ, या फिर ऐसे तो कहना है इन भारत देशों का कहना है क्या कि भाई आप पहुँचो अंदर। और एक जो वीटो रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट है इसकी इन्होंने बात करी गई, यानी कि कहा कि अगर वीटो को यूज़ करना है इन 5 देशों को
तो भैया तो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब जी सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे बन जाएगी, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो बनेगी परमानेंट की बन गई, नॉन परमानेंट की और बन जाएगी, 6 और जुड़ जाएंगे, उसमें 10-16 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे कर 6 जुड़ के 16 हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में बहुमत लेके आओ, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के बहुमत सदस्य जब राजी हो जाए, ऐसे कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के बहुमत सदस्य अगर राजी हो जाएं कि भाई ठीक है, हाँ आप वीटो यूज़ कर लो, अमेरिका जैसे वीटो यूज़ करना चाह रहा है किसी चीज़ पर, तो सिक्योरिटी काउंसिल के बहुमत सारे मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, अब 6 इसमें जुड़ जाएंगे, 6 इसमें जब 12 हो गए और 12 और 5 17 टोटल 27 सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 27 सदस्य हो जाएंगे। तो 27 का बहुमत ले लो आप। तो 27 में से मतलब जब 27 का 13.5 हो जाएगा, तो 13 मतलब 14 भी मान लो, अगर आप 14 लोग अगर राज़ी हो जाएंगे तो आप लोग कह दो कि भाई ठीक है हम लोग वीटो यूज़ कर लेंगे। यानी कि अगर यूएसए को वीटो यूज़ करना है तो 27 में 14 को राज़ी कर ले और वीटो यूज़ कर ले, ठीक। या फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जनरल असेंबली में चले जाओ। जनरल असेंबली है 193 सदस्य है वहाँ पे, 193 का बहुमत पा लो, इसमें से बहुमत पा लो 193 में से, तब आप कर लो यूज़ वीटो। तो ऐसे करके बात करते हो, यानी कुछ ऐसी स्थितियाँ हम निर्मित कर देंगे हम उसके अंदर कि भाई वीटो ऐसे यूज़ कर पाएँ, अपनी मनमर्जी तरीके से वीटो यूज़ ना करें। तो मनमानी तरीके से इंडिया मना करेगा और हमें वीटो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अंदर घुस तो जाएंगे, जाके हम वहाँ पे संरचना बदल देंगे और अंदर जाके बदल देंगे। और भाई कुछ देश कहते हैं कि नहीं भैया वीटो के बिना मज़ा नहीं आएगा स्थाई में, जो वीटो की पावर इतने लोग ये लोग वीटो कर देते, हम भी तो वीटो करके देखेंगे। तो ऐसे करके अब दिक्कत चल रही है और इनमें मतलब अभी भी विवाद बना हुआ है, झगड़ा बना हुआ है। और ये क्या सुधार की बात बढ़ी नहीं आगे, वो रुक गई। ये आ गए, इन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, इन्होंने ऐसी बात कह दी, तो फिर आपस में अफ्रीकी संघ और यही लड़ गए। तो बहुत टाइम तक ये दिक्कत आ रही है और अभी भी मुद्दा चल रहा है, बहस का मुद्दा चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये दिक्कत वाली चीज़ है कि तो सिक्योरिटी काउंसिल की आपको चीज़ें बहुत ही समझ में आई होंगी। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चीज़ कैसे डिस्कस हो रही है, तो वो और समझ लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को रोकेंगे। वो थोड़ी और अच्छी चीज़ें समझने लायक है, तब आपको समझ में आएगा कि भैया कुछ भी नहीं हो सकता यूएन का, इसमें तो ठीक ठाक बहुत अच्छे से बदलाव करना पड़ेगा, वरना अभी बहुत दिक्कत हालत बेकार चल रही है। तो वो देखो ये चीज़ समझने वाली वो एक बात है, ये है कि अगर यूएस में कोई भी काम आ रहा है, मतलब यूएन में, सॉरी यूएस कह रहा हूँ मैं, एक तो सामान्य, ठीक है, प्रक्रियागत मानते हैं कि सामान्य प्रक्रियागत कार्य ऐसे आया है, ठीक, ये आया है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल, ठीक है, प्रोसीजरल। इंक डाउन हो गई। और एक क्या है, एक हमने बोल दिया सब्सटेंटिव, ठीक है, यानी कि इसको सब्सटेंटिव हिंदी में क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य भी ऐसे लिख सकते हैं लोग, इंपॉर्टेंट वर्ड में, लेकिन सब्सटेंटिव ज़्यादा वर्ड इसका यूज होता है वहाँ पे, सब्सटेंटिव, ठीक। अब ये समझो, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो है कि यूएन में कोई भी ऐसे, यूएन में जो है, यूएन में, और मेन चीज़ लोग सिक्योरिटी काउंसिल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई निर्णय ले लिया तो उसका वो निर्णय अगर नहीं मानेगा कोई सर, तो वो क्या होगा, मतलब उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक। तो इतनी भी हो सकती है कि सैनिक कार्रवाई हो जाए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल वाली बात जो आ रही है उसमें कैसे देखो काम डिसाइड हुआ है, नहीं कि अब कोई काम आया, अब ये चीज़ धीरे धीरे समझते हैं ना, इसमें थोड़ा दिमाग की हिल सकती है आप लोगों की कि ये क्या हो गया। यानी कि कोई ये चीज़ आई, ये पेपर आया, प्रस्ताव आया, अब इस पर जो बात लिखी है, अब वो डिसाइड होगा कि वो या सामान्य प्रक्रियागत कार्य है या महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब इस पर पहले ठप्पा लगेगा कि नंबर 1 है वो या नंबर 2 का काम है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, पहले इतने समझे कि ये जो आया ये नंबर 1 का काम है, ये सामान्य प्रक्रियागत कार्य है या महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक। अगर अब हमने माना कि वो सामान्य प्रक्रियागत कार्य है, ठीक है, समझो कि हमने माना कि अगर वो माना कि वो सामान्य प्रक्रियागत कार्य, तो क्या है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 है, अभी तो 15 है, ठीक है, बढ़ाने की बात करेगी वो अलग बात है, ये सब ये प्रस्तावित है कि ऐसा होना चाहिए। अभी 15 है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अगर हमने माना कि ये सामान्य प्रक्रियागत कार्य है, तो 15 में से आप बस 15 में से 9 लिया, 15 में से 9, यानी कि 9 देशों का समर्थन ले लो। अब 9 देशों का परमानेंट 5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, खाली समर्थन लेने की बात है, वीटो वोटो इसमें नहीं करते नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसमें वीटो नहीं होगा, ध्यान रखना, यानी कि वीटो इसमें नहीं है, परमानेंट 5 है यहाँ पर, लेकिन वीटो नहीं कर सकते वो। तो 15 में से कोई 9 आ जाए, यानी कि 15 में से 9, ये 15 में से, यानी कि 15 में से अगर 5 को हटा दें हम परमानेंट वाले, तो 10 बचे,
10 में से भी एक और हटा दो, यानी कि तब भी तो वो 9 भी आया, तब भी ये वाला सामान्य प्रक्रियागत कार्य आगे बढ़ जाएगा, होने लगेगा, पूरा काम चलने लगे इसके ऊपर। तो ये पहला वाला मान लिया हमने, आपको समझ में होगा। अभी दूसरा समझते रहते हैं। अब दूसरे में क्या, अगर मान ली ये पेपर आया, अगर मान ली यही दूसरा हो गया, ये पेपर हो गया दूसरा वाला, यानी कि वो महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक, यानी कि अगर वो महत्वपूर्ण कार्य है तब आपको क्या करना है, तब भी 9 का समर्थन चाहिए, आपको 9 का समर्थन चाहिए। लेकिन अब जो 9 का समर्थन चाहिए, अब ये ध्यान रखना है, अब 9 के समर्थन में 5 जो परमानेंट है उनको सबसे ओके चाहिए, यानी कि ये 9 समर्थन में से 5 जो परमानेंट वाले हैं इन पे सबसे 1 2 3 4 5 ये सबसे ओके चाहिए, सभी से ओके चाहिए, सब लोग राजी हो रहे हैं इन, मतलब जो 9 आपको समर्थन चाहिए, यानी कि आपको जो कार्य आ रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कार्य आ रहा है, अगर वो कार्य सामान्य प्रक्रियागत के तौर पे कार्य है, प्रोसीजरल वर्क है, तो उसमें 15 में से 9 आपको समर्थन मिल जाएगा, और 9 कैसे ही हो सकते हैं, वीटो वगैरह नहीं होगा, और आप 9 समर्थन लेके उसका काम होने लगेगा। अगर वो दूसरे प्रकार का कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, तो 15 में से 9 का समर्थन आपको चाहिए, और वो 9 में से 5 जो हैं इस परमानेंट वाले, उनमें सब लोग ओके चाहिए, सबकी रजामंदी चाहिए, सबका समर्थन चाहिए, यानी कि 9 में से क्या 5 तो आपको परमानेंट ओके चाहिए, बाकी 4 अलग से ले लो, और इसमें से 5 में से कोई भी वीटो कर देगा ना, इसमें वीटो है, इसमें वीटो कर देगा तो भैया काम खत्म, ये बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। 5 में से किसी ने भी एक ने वीटो करा, इसमें वीटो है तो ख़त्म। तो ये दूसरी बात समझ में आई होगी। पहली क्या कि भैया जो प्रस्ताव कार्य आते हैं उस कार्य को 2 भागों में बांट लिया, अगर ऐसा कार्य है तो 15 में से 9 ले लो, और ऐसा कार्य दूसरे प्रकार का कार्य है तो 15 में से 9 ले लो, लेकिन 5 में से सबके 5 ओके चाहिए, परमानेंट वाले ओके चाहिए, वो वीटो कर सकते हैं, ये वीटो नहीं कर सकते इस वाले में। अब जो एक पेज कसता वो ये समझने वाली पेज है कि अब वो देखो मैं लाइन बोल रहा हूँ कि ये क्या है कि एक कार्य अगर सामान्य कार्य हुआ प्रक्रियागत कार्य तो ऐसा चाहिए, दूसरे प्रकार कार्य हुआ तो ऐसा चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा कि भैया जो आया, ये पेपर जो आया है ये वाला सामान्य कार्य है या महत्वपूर्ण कार्य है, ये अपने आप में डिसाइड करना भी तो एक कार्य है ना, कि भैया जो आया ये पेपर कौन सा, ये भी एक कार्य है। तो ये जो डिसाइड करने वाला कार्य है, ये डिसाइडिंग कार्य है, ये डिसाइडिंग जो वर्क है, वो ध्यान रखना वो अपने आप में प्रोसीजरल है, सॉरी सब्सटेंटिव है, ठीक, सब्सटेंटिव, समझे बात। यानी कि एक आपने काफ़ी हम लोग बात समझ रहे हैं कि जो पेपर आया, पेपर अगर वो सामान्य प्रक्रियागत कार्य वाला हुआ, ठीक, पेपर का प्रस्ताव बड़ा था, ठीक, फाइल होगी बड़ी सी, ठीक, कि पेपर नहीं, तो वो क्या सामान्य प्रक्रियागत होगा तो 15 में से 9 ले लो, ऐसी सी बात है, वीटो नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरे प्रकार का हुआ तो 15 में से 9 ले लो, 5 जो है परमानेंट वो सबके ओके होने चाहिए, और सब वीटो भी कर सकता है उसमें, अगर तो वीटो कर दिया तो वही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो डिसाइड होना है कि ये सामान्य प्रक्रियागत कार्य है या फिर ये महत्वपूर्ण कार्य है, सब्सटेंटिव कार्य है, ये जो कार्य डिसाइड करने वाला जो कार्य है वो अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है, सब्सटेंटिव है, यानी कि उसकी ये वाली प्रोसेस लग जाएगी। यानी कि ये डिसाइड करना है अगर आपको, तो इसमें से सब्सटेंटिव ये डिसाइड करने में आपको 15 में से 9 समर्थन चाहिए, ठीक है, 9 का समर्थन चाहिए 15 में से, और 15 में से 9 का समर्थन चाहिए, वो 9 क्या 5 परमानेंट जो उनका सबका ओके चाहिए आपको, और वीटो यहाँ हो सकता है। यानी कि सोचो अगर हमें जो पेपर आया पहला वाला वो ये पहले प्रकार में जाए, उससे पहले ये सब्सटेंटिव वाली प्रक्रिया से गुजर के जाएगा, यहाँ वीटो हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, यानी इसमें कोई भी काम जा रहा है सब पे वीटो की तलवार लटक रही है, वीटो इधर भी जा सकता है इधर भी, तो वीटो, तो ये इसलिए कोई काम ही नहीं चल पाता है। पता चला कि मान लीजिए कोई प्रक्रियागत ऐसा कार्य आया कि ये वाला मान लो उसमें हल्की सी रसिया की थोड़ी बहुत आलोचना हो रही है, तो यहाँ पर रसिया मतलब यहाँ पे 15 में से 9 का समर्थन चाहिए, 9 लोग समर्थन कर देंगे, रसिया की यहाँ पे दिक्कत जरूर पड़ेगी नहीं, भाई 9 चाहिए, 15 में से 9 चाहिए, तो 15 में 9 चाहिए, तो मान लिया रसिया चाइना एक तरफ हो गए तो 2 गए, 13 तो बचे, 13 में से 9 तब भी 9 चाहिए हमें, तो 9 तो मिल जाएगा आराम से। तो इसलिए और ये सामान पर रसिया के खिलाफ थोड़ा बात हो जाएगा, रसिया से मना कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है, ये सामान्य प्रक्रियागत कार्य तभी तो बनेगा जब वो पहले इस वाली प्रोसेस से वो करेगा, सब्सटेंटिव वाले से डिसाइड होगा। यहाँ पर रसिया रोक देगा कि ना इधर ही मत जाने दूँगा, इधर भी नहीं जाने दूंगा, इधर भी हम वीटो कर दूंगा कि इसको इधर वीटो नहीं पहुँचाऊंगा, यानी कि इसको वीटो भी नहीं बनाए, इसमें वीटो ही नहीं बनाएंगे, वीटो कर दूंगा मैं, इसको जाने नहीं दूंगा, रसिया क्या देगा इसमें नहीं दूंगा, और इसमें तो बिल्कुल जब जाएगा पहले तो इसमें नहीं जाने दूंगा, जाएगा तो मैं यहाँ वीटो कर दूंगा, ठीक। तो इसलिए यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी मजाक बनी रह रही है कि भैया अल्टीमेटली जो वीटो के पावर है जिनके पास है, ये अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं,
इन बदलाव होना चाहिए कि वीटो की शक्ति का यूज़ होना चाहिए बहुमत के हिसाब से, कि बहुमत सदस्य राजी हो जाए कि भैया 5 सदस्य स्थायी हैं तो 5 सदस्य स्थायी हैं, तो 5 में की वाली बात हो रही, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 हैं 15 में से बहुमत ले लो आप और आप अपना वीटो यूज़ कर लो, ये जनरल असेंबली में वोटिंग करा लो, फिर आप अपने वीटो को यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसी तरह भारत इसमें करता है भाई, इसमें सुधार होना चाहिए। भारत एक स्थायी सदस्य की दावेदारी रखता है अपनी, तो ये हमने समझा इसके अंदर की प्रक्रिया को। ठीक है, अब मुझे लगता है शायद काफ़ी हद तक कोई चीज़ आपको समझ में आई होंगी। बाकी एक यूएन के ऊपर अलग से डेडिकेटेड बनाऊंगा पूरा सा लेक्चर, उसको आपको समझ में आएगा कि और अच्छे से इसकी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे कार्य उसमें, और जो और अंग हमने देखे थे ICJ और न्यायिकता परिषद सचिवालय, उसको भी हम थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि आपको इसमें जो चीज़ है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, पूछने में कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। बाकी इतना रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।